हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं जो न्यूज में रही हैं और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादातर चांस हैं, उनको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और कम टाइम पे हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं, आप का जो भी सिलेबस है आपका, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर एजीटी कर रहे हैं तो आप तो पहले आप सिलेबस को देख लें अपने, और जो आपके बेसिक्स बुक हैं उनको भी आप पढ़ते रहें। ठीक है, आप बेसिक बुक्स को भी आप क्या करें, पढ़ते रहें, आप उनको इग्नोर ना करें। बाकी मैं जो स्कीम्स हैं आपकी जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं उनको यहाँ पे कवर करा दूंगा। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, वीडियो कंप्लीट देखना वीडियो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके लिए। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो जहाँ पे आप पीडीएफ वगैरह के लिए आप यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे आज शाम तक। ठीक है, ये हमारे बारे में थोड़ा डिटेल में है, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखिए, मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर में लगभग यहाँ पे 28 जो है थीम मैंने सेलेक्ट किया है, जो कि पीआईबी की साइड से ही सेलेक्ट किया है, पीआईबी से सर्च करके सेलेक्ट किया है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो गया आपका, ठीक है, देख लीजिए आप। ऐसे प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना हो गई, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, जो कि रिस्ट्रक्चर्ड किया गया है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को। मतलब जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसको रिस्ट्रक्चरिंग करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जैसे कि आपने देखा होगा डेयरी डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, ऐसे यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी एक बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद एफपीओ के बारे में आपने पढ़ा होगा, आजकल एफपीओ काफी न्यूज में रहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। नमो दीदी वगैरह हो गया आपका, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, ऐसे करके आपकी काफ़ी स्कीम्स यहाँ पे दी हुई है। और जिसमें कि मेजर स्कीम जो है, जो डिटेल में पढ़ना आपको 5 से 6 स्कीम ही डिटेल में पढ़ना है। बाकी जो दूसरी स्कीम है दोस्तों, इसको आपको बस इसके इसके अंतर्गत 2 से 3 पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, 2 से 3 पॉइंट्स हर स्कीम के अंतर्गत में याद रख लेना है बाकी स्कीम में। लेकिन आपको जो मेजर स्कीम पढ़ना है वो स्कीम होंगी आपकी 5 से 6, जिनमें से मैं बता देता हूँ कौन कौन सी है। एक तो आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, हमने पीआईबी की साइड से एक ले रखा है आपके पास, पीडीएफ जो पड़ी हुई है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। देन हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। देन हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, ई नाम को, जो कि लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा भी क्वेश्चन। और देन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रधान पीएम किसान के बारे में। ठीक है, किसान सम्मान निधि जो है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। ठीक है, और भी योजनाएं हैं जो कि डिटेल में हम पढ़ेंगे 1-2 योजनाओं को, लेकिन अभी हम इन 5 योजनाओं को 6 योजनाओं को कवर करेंगे जहाँ पे क्वेश्चन आने के ज्यादातर चांस है। यहाँ पे हम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड से भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इस साल भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। कृषि सिंचाई योजना से भी क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर दोस्तों, 1 या 2 क्वेश्चन दो हर स्कीम से आए थे। ठीक है, और पीएम किसान से क्वेश्चन नहीं आया था तो हो सकता है इस साल पूछा जा सकता है, और मनधन योजना से भी क्वेश्चन नहीं आया था तो हो सकता है इस साल पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिटेल में पढ़ना। तो पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे लिए, और इस स्कीम को मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने वाली स्कीम है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए जो हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, पीएम केएसवाई जो है, ये हमारा जो है ये इसलिए लाया गया था ताकि स्ट्रेंथन हो पाए आपका इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका सिंचाई से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया या मतलब कि बाकी चीज़ें हो गई, और प्रमोट कर पाए हम एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द इंडिया। क्योंकि हमारा जो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस था अभी तक एफिशिएंट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादातर मतलब कि फ्लड इरिगेशन का यूज करते थे या फरो इरिगेशन का यूज करते थे। ठीक है, तो इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या किए कि मतलब कि इफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम लाए, जिसके अंतर्गत आपका आता है माइक्रो इरिगेशन। क्या आता है? माइक्रो इरिगेशन, जो कि हम इसके सब स्कीम को देखेंगे कि माइक्रो इरिगेशन इस स्कीम के अंदर आता है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या होती है चीज़ें। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल को जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसको हमने लॉन्च करवाया था, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसके 10 साल लगभग पूरे हो गए हैं दोस्तों 2025 में। और इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये जो क्या करता है, इस स्कीम का जो मेजर उद्देश्य होता है, क्या करता है, एक्सपेंड करता है एश्योर्ड इरिगेशन, मतलब आपका जो खेत है ना वो प्रॉपर इरिगेशन इंश्योरेंस करती है गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद इंप्रूव करना ऑन फार्म वाटर इफिशियंसी को, यानी जो आपके फार्म में पानी है, पानी की उपलब्धता है, उसकी इफिशियंसी को बढ़ा पाए ताकि आपका इरिगेटेड एरिया भी क्या हो पाएगा, इंप्रूव हो पाएगा। वो कैसे हो पाएगा मैं आगे बताऊंगा आपको। प्रमोट
सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन, यानी जो वाटर आपका रेनफॉल से आता है या मतलब कि वाटर जो आपका सॉइल मॉइस्चर है उसको किस तरह से प्रॉपर सस्टेनेबल तरीके से आप कंजर्व कर पाए, इसको भी ये प्रमोट करती है स्कीम। ठीक है, इसके बाद इसका इससे रिलेटेड कुछ और चीजें हैं, जैसे कि आपका जो स्टैंडन करता है, यानी कि उसको स्टैंड देता है किसको, वाटर हार्वेस्टिंग को, खासकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। एंड एफिशिएंट फार्म लेवल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना प्रॉपर एफिशिएंट हो पाए फार्म लेवल में। ठीक है, और इस स्कीम में एक चीज और जान लीजिए, जो आपका यहाँ पे आपको याद रखना है, जो वाटर हार्वेस्टिंग करता है तो किसके अंतर्गत आता है, जल संचय जल सिंचन, इसको याद रखना, जल संचय जल सिंचन को, ये जो टर्म है आपको याद रखना है। और जल संचय का मतलब होता है दोस्तों, संचय मतलब इकट्ठा करना, तो यहाँ के रेन वाटर को स्टोरेज करने की बात कर रहा है, किसको, रेन वाटर, जो रेनफॉल हो रहा है इस रेनफॉल के वाटर को स्टोरेज की बात कर रहा है जल संचय के माध्यम से। और जल सिंचन का मतलब होता है आपका इफिशियंट वाटर एप्लीकेशन, मतलब इस वाटर को जो आपने स्टोर किया है इफिशियंट तरीके से ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, या कि आप स्प्रिंकलर के माध्यम से, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से आप इसको सही तरीके से आप यूटिलाइज कर पाए, एप्लीकेशन कर पाए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि आपका जल संचय जल सिंचन किस स्कीम से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई स्कीम से रिलेटेड है। वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही एक मतलब कि हमारा पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इससे क्या होगा, आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है एक कंट्रीब्यूट करती है वाइडर इरिगेशन कवरेज को, मतलब हमारा जो एरिया है आपका इरिगेशन का एरिया, ठीक है, तो एरिया जो आपका है ये इंक्रीज किया जा सकता है अगर आप मतलब प्रॉपर आपको मतलब कि ड्रिप इरिगेशन दे दिया जाए, और आपको अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन दे दिया जाए, क्योंकि ड्रिप की इफिशियंसी होती है दोस्तों 90%, और जब 90% एफिशिएंसी होगी तो मान लो कि सपोज दैट आपके पास 1000 लीटर पानी है, 1000 लीटर पानी है, तो अगर आप फरों में इरिगेशन कर रहे हैं तो आप 1000 लीटर में सपोज दैट आप अगर 100 मीटर स्क्वायर आप इरिगेट कर पा रहे हैं, सिंचाई कर पा रहे हैं, तो अगर आपका इरिगेशन एफिशिएंसी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि फरों की इरिगेशन कितनी होती है, फरों की इरिगेशन एफिशिएंसी होती है 40%, तो आपकी ड्रिप की कितनी है 90%, मतलब एरिया आपका डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग आप मतलब कि अगर आप ड्रिप का यूज करेंगे, ड्रिप इरिगेशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप ढाई मतलब कि 2.5 गुना बढ़ जाएगा, आपको कितना बढ़ जाएगा 2.5 टाइम्स आपका ये इरिगेशन एरिया बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, यहाँ से आप 100 मीटर जो कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे आप 2 पॉइंट लगभग 220 मीटर आप मतलब कि जो एरिया है मीटर स्क्वायर है आप इरिगेट कर सकते हैं इतने ही पानी में। ठीक है, एक मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन्हांस करता है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि जब आप इरिगेशन दोगे, आप हर खेत में पानी दोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी यानी उपज जो है वो बढ़ जाएगी, और साथ में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी हम यहाँ पे फोकस करते हैं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैसे यहाँ पे आपको मिलेगी, मान लो आप अगर फ्लड इरिगेशन यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फ्लड इरिगेशन को, या कि आप ड्रिप इरिगेशन मतलब कि या फरो कर रहे हो, तो आपका जो पानी है ना यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लीचिंग हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी। और लीचिंग होते ही आपका जो आपके नाइट्रेट्स वगैरह होते हैं ये आपके क्या होंगे, ग्राउंड वाटर में क्या होंगे, चले जाएंगे, इससे आपका वाटर जो है आपका पॉल्यूट हो जाएगा, यानी वाटर पॉल्यूशन भी एक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बेनिफिट है इसका, इंप्रूव करता है सॉइल हेल्थ को। कैसे सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करेगा, कि आपका जो फर्टिलाइजर वगैरह है आपका नीचे जो है लीचिंग के माध्यम से इसका वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप ड्रिप इरिगेशन का यूज कर रहे हो। इन्हांस करता है क्रॉप प्रोडक्टिविटी को, हमने ऑलरेडी बता दिया है। प्रोवाइड इन्वायरमेंटल बेनिफिट एंड एक्सटेंड इरिगेशन कवरेज फ्रॉम द सेम वाटर सोर्सेज। ठीक है, मतलब कि इरिगेशन कवरेज यानी एरिया को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, एरिया को सेम वाटर सोर्स से, मतलब उतने ही वाटर से ही। ठीक है, तो आपको मैंने ऑलरेडी इसका एग्जांपल ड्रिप और फ्लड का या फरो का लेके समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि मतलब कि ट्रांसफार्मिंग इरिगेशन थ्रू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कैसे कैसे हुआ, तो इसके अंतर्गत 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं, इनको याद रखना आपको। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 4 चीजें आती है। एक तो आता है एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, क्या आता है, एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम आता है। ठीक है, तो एक तो इसको याद रखना आपको। एक किसके अंदर आता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ही आता है। फिर आपको याद रखना हर खेत को पानी, ये भी आपको कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ही याद रखना है। देन आपको याद रखना वाटरशेड डेवलपमेंट, जो कि यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन आपका आया भी था। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या आया था, हालांकि यहाँ पे वो क्वेश्चन का आंसर नहीं है अभी फिलहाल। इसके बाद आपको पर ड्रॉप मोर क्रॉप को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 4 कंपोनेंट्स आपके किसके हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ पे दोस्तों कि कौन सा मतलब कि कंपोनेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 कंपोनेंट आते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटरशेड डेवलपमेंट भी है आपका, और आपका हर खेत को पानी भी है, और आपका एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम भी है। ठीक है, अब थोड़ा हम इसके चारों कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम का क्या मतलब था, यहाँ पे है कि मतलब कि जो आपका जो प्रोग्राम था, जो कि सब स्कीम है किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, तो इसमें आपको रैपिड कंप्लीशन ऑफ
ऑन गोइंग मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट, मतलब जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं खासकर इरिगेशन से रिलेटेड, मतलब इरिगेशन से यहाँ पे याद रखना आपको, एक प्रोग्राम के अंतर्गत याद रखना प्रोजेक्ट, ये टर्म आप याद रखो प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट कौन से, जो ऑन गोइंग है, मतलब जो चल रहे हैं, है ना। ऑन गोइंग कौन कौन से प्रोजेक्ट, एक तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, और एक होता है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। आपको पता होना चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट का एरिया कितना होता है और माइनर का कितना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, इसको आप बताना मेरे को कमेंट में। तो जो इरिगेशन एरिया प्रोजेक्ट है इसको आपको बढ़ाना, मतलब कि जल्दी से कंप्लीट करना है, ये हमारा योजना इसीलिए लाई गई थी। तो ऑन गोइंग मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है, इंक्लूडिंग द नेशनल प्रोजेक्ट, जो नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इससे क्या होगा आपको, अगर एसिलेटेड बेनिफिट प्रोग्राम को अगर हम आपको इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो इसमें आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगा, तो टाइमली क्रिएशन ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका क्या होता है, कैनाल हो गया, आपका नहर जो होती है, ठीक है, ट्यूबवेल हो गए आपके, या जो भी आपकी योजनाएं हैं, कैनाल है, ये सब चीज़ें आप जल्दी से कंप्लीट करोगे तो आपको क्या होगा, इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। और साथ में आपको स्ट्रेंथन कर सकता है वाटर की अवेलेबिलिटी को टू द फार्मर्स के लिए। आप अगर नहर बना दोगे, कैनाल बना दोगे, तो आप वाटर जो है फार्मर आराम से, जो किसान है हमारा, वो आराम से ले पाएगा, अवेलेबल रहेगा उसके लिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है प्रोजेक्ट, ये टर्म आपको याद रखना है, ये टर्म आपको भूलना नहीं है, प्रोजेक्ट वाला। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ प्रोजेक्ट को। तो अगर एक्सीलेटेड बेनिफिट इरिगेशन बेनिफिट प्रोजेक्ट की बात किया जाएगा, प्रोग्राम की बात किया जाएगा, तो आपको याद रखना है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से रिलेटेड कोई चीज बात हो रही है, और अगर इस तरह का ऑप्शन आपको दिखता है तो आप आंसर को क्लिक कर पाएंगे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारा है, इसी के अंतर्गत एक चीज और याद रख लेना, इसी के अंतर्गत आपका आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट एज सब स्कीम प्रधानमंत्री एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट योजना, है ना, जो भी है एक्सीलरेटेड बेनिफिट प्रोग्राम है, ठीक है। तो कमांड एरिया जो होता है ना, आपका कमांड मतलब जहाँ पे आपको इरिगेशन करना है, तो कमांड एरिया का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। एक आप यहाँ पे चीज और जान लो, एक तो होता है आपका स्टोरेज एरिया, एक होता है आपका कमांड एरिया, ठीक है, और एक होता है आपका एक होता है स्टोरेज एरिया, एक होता है कमांड एरिया। तो ये जो स्टोरेज एरिया होता है आपका, स्टोरेज एरिया मतलब जो पानी हमारा इकट्ठा होता है, ठीक है, या पानी यहाँ पे आया कुछ किसी एरिया से आके इकट्ठा हुआ, रेन वाटर रन ऑफ होके, और जहाँ पे आप इरिगेशन करते हैं, जिस फील्ड में इरिगेशन करते हैं, इसे हम कहते हैं कमांड एरिया, ठीक है। और जहाँ पे स्टोर करते हैं इसे हम कहते हैं कैचमेंट एरिया, ठीक है, कैचमेंट एरिया, ये याद रखना है। तो ये वाटर स्टोरेज का स्ट्रक्चर हो जाता है एक ओवरऑल, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो कह रहा है कमांड एरिया को हमारा इंप्रूव करने की बात कर रहा है, किसको कर रहा है, ये जो हमारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, इस एरिया को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे इरिगेट कर पाए, कमांड एरिया को, इसकी बात कर रहा है। अब इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा कंपोनेंट्स है, एक चीज और जान लो यहाँ पे, जो वाटर है आपका मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसको प्रेशराइज्ड पाइप और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के द्वारा आप क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, ठीक है। प्रेशराइज्ड पाइप मतलब होता है आपका वही प्रेशराइज्ड पाइप जो होता है माइक्रो इरिगेशन में ही यूज किया जाता है, ड्रिप और आपका स्प्रिंकलर में, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है दोस्तों यहाँ पे हमारा हर खेत को पानी। हर खेत को पानी का मतलब होता है आपको कि जो भी खेत आपके हैं उनको पानी मिले। तो कैसे मिलेगा, आपको बताया था कि आपका एरिया कैसे बढ़ सकता है जब आप ड्रिप इरिगेशन का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि माइनर इरिगेशन, जो कि बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। सरफेस वाटर का मतलब होता है कि कैनाल डेवलप करना, पॉन्ड वगैरह खोदना, और आपका ग्राउंड वाटर का मतलब होता है आपका ट्यूबवेल करना, ठीक है। और क्या करोगे, एक्सपेंडिंग द अवेलेबल एरिया अंडर द एश्योर्ड इरिगेशन। आपको जो एक्सपेंडिंग करना है कल्टिवेबल एरिया को, जो आपका कल्टिवेबल एरिया, जो मतलब आपका जहाँ पे कल्टिवेशन करते हैं, आप उस एरिया को आप बढ़ा पाएंगे अगर आपका प्रॉपर आप इरिगेशन की फैसिलिटी आपको मिल जाए तब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, एक तो सरफेस माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, इसी के अंतर्गत सरफेस माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करना, और रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन की बात करना है। तो यहाँ पे क्या जो किया जा रहा है, हर खेत को पानी के अंतर्गत आपका, पहली बात तो हर खेत को पानी हिंदी से कहा जा रहा है कि मतलब कि एक्सपेंड करना हमें कल्टिवेबल एरिया, और कल्टिवेबल एरिया को, और एश्योर्ड करना इरिगेशन को, मतलब ताकि वहाँ सिंचाई हम दे पाए। कैसे करोगे आप, एक तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं कुछ सरफेस से रिलेटेड, जैसे कि आप पॉन्ड्स बनाना, ठीक है, आप देखे होंगे गांव में पॉन्ड्स वगैरह बनाने की बहुत सारी स्कीम आती है। और दूसरा आपको क्या करना है, मान लो अगर वहाँ पे ट्यूब आपके पास वेल है, ठीक है, वेल है पहले से, या आपके पास पॉन्ड है पहले से, तो उसको क्या करना है, रिपेयर करना है, ठीक है, उसको रिनोवेट करना है, यानी कि उसके अंदर अगर मिट्टी जम गई है बहुत ज्यादा, अगर वो भट गया है, तो उसको आपको मतलब प्रॉपर रिनोवेट करना है, और फिर आपको रिस्टोर करना है पानी को। तो 3R स्ट्रक्चर के बेस में आपका काम करता है। तो 3R स्कीम जो है आपकी, रिपेयर, रिनोवेशन और रिस्टोरेशन, किससे रिलेटेड है, हर खेत को पानी, एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है, उससे रिलेटेड है। इसके बाद इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिव पोटेंशियल को आप बढ़ा सकते हैं, मतलब जो आपका रेनफेड एरिया है या जो डिग्रेडेड लैंड है, जहाँ पे मतलब की प्रोडक्शन कम है,
उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। इसका तीसरा जो कंपोनेंट है कौन सा है आपका, वाटरशेड डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो वाटरशेड डेवलपमेंट से आप एक चीज समझ लीजिए कि जो इसका मंत्रालय होता है, ये जो सारी स्कीम है, 3 स्कीम जो थी इनको आपको इम्प्लीमेंट करता है। एक तो ये हर खेत को पानी, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, और आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। लेकिन आपका जो वाटरशेड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये आपका लास्ट ईयर आपका एग्जाम में क्वेश्चन था। ठीक है, ये इसको आपको याद रखना है। तो वाटरशेड के तहत क्या करना है आपको, प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द रेनफेड एंड डिग्रेडेड लैंड का बढ़ाना है थ्रू द इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत। ठीक है, इतना ही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। लास्ट है आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका चौथा आपका सब पॉइंट्स है। और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि जो आपका इसी का ही एक कंपोनेंट्स है और जिसमें क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी। तो जब भी वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करेगा दोस्तों, तो आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे पर ड्रॉप मोर क्रॉप। क्या याद रखना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप एट द फार्म लेवल में। मतलब कि आपके फार्म में अगर आपने ड्रिप इरिगेशन लगा दिया है या आपने स्प्रिंकलर इरिगेशन लगा दिया है अगर यहाँ पे, तो आपको क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा एक ड्रॉप से आप ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ले सकते हो। ठीक है, ये ड्रिप इरिगेशन के आपके फीचर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसको ऐड किया गया था 2022-23 में, फ्रॉम 2022-23 से मतलब चल रहा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, और ये स्कीम प्रमोट करती है फॉर द माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी को। माइक्रो इरिगेशन में 2 चीजें आती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ड्रिप आता है, एक आपका स्प्रिंकलर आता है। ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा एग्जाम में। आप बताएंगे हमें कि स्प्रिंकलर की एफिशिएंसी कितनी होती है और ड्रिप की कितनी होती है। ठीक है, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपको एक चीज और देख लेना। अब देखिए, अब सारी चीज लगभग लगभग अब रिपीट होंगी। ये हमने जितना पढ़ लिया ना, हमारा कोर था। अब आपकी चीजें रिपीट होती हुई दिखेंगी। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं हम, कोर फोकस एरिया क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के, तो आप देखिए यहाँ पे रिड्यूस करना फार्म वाटर को के वेस्टेज को एंड एफिशिएंट इरिगेशन को बढ़ाना है। ठीक है, साथ में क्या करना है आपको, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना है इरिगेटेड इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो कर सकते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। और क्या करना है आपको, रीयूज करना है ट्रीटेड वाटर का और पेरी अर्बन एग्रीकल्चर के किनारे, मतलब जो आपका अर्बन एरिया वहाँ पे जो मतलब कि वेस्ट पानी है उसको ट्रीट करके कहाँ पे यूज करना है, खेती के लिए यूज करना है। स्ट्रेंथ करना है एक्सटेंशन को एंड वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट की सर्विस को भी स्ट्रेंथ करने की बात की जा रही है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या कहा, डेवलपमेंट ऑफ द रेनफेड एरिया। ये रेनफेड एरिया को डेवलप करना है क्योंकि जहाँ पे वर्षा आधारित क्षेत्र है वहाँ हम पानी को स्टोर कर पाएंगे, स्टोर करके हम सिंचाई करेंगे। तो आपने देखा कि इसी का एक कंपोनेंट था इस तरह का, जो कि वाटरशेड अप्रोच के अंतर्गत आएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था, कवर करना है इरिगेटेड इन्वेस्ट कवर कन्वर्जेंस ऑफ द इरिगेशन इन्वेस्टमेंट एंड वाटर यूज एफिक प्लानिंग को, मतलब प्रॉपर हम इरिगेशन के क्षेत्र में इन्वेस्ट करें और वाटर यूज प्लानिंग को भी हम कर पाए। ठीक है, इसी बात कर रहा है। एक्सपेंशन ऑफ द एश्योर्ड इरिगेशन अंडर द हर खेत को पानी, आपने पढ़ा ही है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इरिगेशन वाटर रिसोर्स यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि आपका क्या बताया था, ड्रिप आपको बताया था और एक आपका स्प्रिंकलर है, इसका यूज करके आप हम वाटर के मतलब कि यूज के एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसका इंप्रूव करना वाटर एफिशिएंसी आगे ही दिया गया है थ्रू द प्रिसाइज इरिगेशन। तो प्रिसाइज इरिगेशन भी यही है, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, प्रमोट करना एक्वाफर रिचार्ज एंड वाटर कंजर्वेशन को। एक्वाफर क्या होता है दोस्तों, ये जान लो आप। एक्वाफर वो होता है जो अंडरग्राउंड जो हमारे वाटर के गोडाउंस होते हैं ना, गोडाउंस जो होते हैं, मान लो जैसे कि जब तुम देखे होगे जब ट्यूबवेल आपके यहाँ कराते हैं लोग, तो ट्यूबवेल कराते टाइम क्या होता है, अंडरग्राउंड आपको पानी मिल जाता है, यानी पानी की पूरी झील यहाँ पे पाई जा रही है, पानी का पूरा आपका गोडाउंस पाया जा रहा है, झरने पाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आप ट्यूबवेल यहाँ पहुंचता है आपकी पाइप, तो आपका पानी देखोगे आपका निकलने लगता है, तो यही होता है हमारा एक्वाफर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, एक्वाफर, दैट इज द अंडरग्राउंड वाटर गोडाउंस। ठीक है, इसका देख लो, अब यही चीज रिपीट होगी बार बार, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में एक बार और देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इरिगेशन एक्सपेंशन की बात कर रहा है, वाटर एफिशिएंसी की बढ़ाने की बात कर रहा है, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ये हमारा डाटा है कुछ, ये डाटा हमें याद करने की जरूरत नहीं है, कितने लोगों को फायदा मिला, कितना क्या हुआ, ये सब इतना मत पढ़ो, ये सब पूछेगा नहीं। इसका आप देख लो, यहाँ पे देख लो आप, इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, वाटरशेड एंड ग्राउंड वाटर इन्वेंशन, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, खत्म। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई में क्या होता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है इसको। एंड प्रमोट द वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट कर रहा है, इनहांस द वाटर प्रोडक्टिविटी या फार्म प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है समझ लो, प्रोडक्टिविटी होता है तुम्हारा कि मतलब कि ईल्ड, यानी उपज कितनी हो रही है पर लीटर ऑफ वाटर या पर यूनिट ऑफ वाटर से। ठीक है, इसको हम दर्शा सकते हैं किलोग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारी यूनिट हो जाएगी वाटर प्रोडक्टिविटी की, वाटर प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, और फार्म प्रोडक्टिविटी ओवरऑल तुम देखो तो क्या होता है, ईल्ड होता है।
इंप्रूव करना फार्मर इनकम को। इसके बाद आप आगे देख लो, यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं, हर खेत को पानी है, और एक एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम था जो, इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये बात कर रहा है जो एक्सपेंड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्रीज द वाटर अवेलेबिलिटी। ये दो चीजें किसके अंतर्गत आएगी, हर खेत को पानी और एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट। क्योंकि बताया था ना आपको, मतलब जो नहर वगैरह है उनको पूरा करना जल्दी से जल्दी, और हर खेत को पानी, मतलब हर खेत को पानी उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। तो इसी से हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा ना वाटर अवेलेबिलिटी। ये बस सोचने की चीजें हैं, ठीक है। आप थोड़ा ट्रिक से सोचोगे तो आपका हो जाएगा। और पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, तो उसमें क्या करना है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन का यूज कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, ड्रिप का। तो प्रमोट कर रहे हैं इफिशियंट वाटर यूज को, ठीक है। देन आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे फील्ड लेवल में माइक्रो इरिगेशन का टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। यही जो हमारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप है। माइक्रो इरिगेशन में आता है ड्रिप, स्प्रिंकलर एंड कुछ अदर टेक्निक्स भी हो सकती है, ठीक है, जो कि प्रिसाइज एप्लीकेशन करते हैं वाटर का इसके द्वारा। ड्रिप इरिगेशन के बारे में देखो, डिलीवर द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ द वाटर न्यूट्रिएंट डायरेक्टली टू द रूट जोन। ये क्वेश्चन आपका देखने को बार बार मिलता है, देखिए पीआईबी में भी दिया गया है। तो मतलब ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रिसाइज अमाउंट ऑफ द वाटर को हम यूज कर सकते हैं, और साथ में न्यूट्रिएंट को भी डायरेक्टली रूट जोन में दे सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में देखो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर थ्रू पाइप एंड स्प्रे हेड साइमल्टेनियसली नेचुरल रेनफॉल की तरह बिहेव करता है। ये भी क्वेश्चन आपको बार बार आप देखे होंगे कि देखने को मिलता है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, नेचुरल रेनफॉल की तरह बिहेव करता है, स्प्रे हेड होते हैं, और इसे पाइप प्रेशराइज पाइप होता है। दिस टेक्नोलॉजी कंजर्व वाटर, ये जो टेक्नोलॉजी वाटर को कंजर्व करेगी, इंप्रूव इरिगेशन एफिशिएंसी एंड एनहांस द वाटर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बस इतना याद रखना है। और एक चीज और याद रखना है, माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया है, ठीक है, इसके बारे में याद रखो, इसी के अंतर्गत आएगा। तो जो माइक्रो इरिगेशन फंड है दोस्तों, ये जो फंड देता है आपका, कौन देता है, नाबार्ड देता है, नेशनल बैंक फॉर द रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नाबार्ड प्रोवाइड करता है माइक्रो इरिगेशन फंड। ये आपका क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर इस तरह से क्वेश्चन पूछे थे फंडिंग से रिलेटेड, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना, माइक्रो इरिगेशन फंड कौन प्रोवाइड करता है, तो नाबार्ड करता है। और माइक्रो इरिगेशन जो होता है तुम्हारा, इंक्लूडिंग द ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन इंक्लूड करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत क्या आता है। तो एक तो ड्रिप दे देगा, एक स्प्रिंकलर दे देगा, एक आपका बोथ दे देगा, एक हो सकता है आपका फरो दे देगा, कुछ और दे दे। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रिप और स्प्रिंकलर आपका माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, ये दोनों ही एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजी है, एंड दैट डिलीवर द वाटर एफिशिएंटली टू द क्रॉप एट द फील्ड लेवल। एफिशिएंटली वाटर को डिलीवर करती है, कहाँ देती है, रूट में देती है डायरेक्टली, रिड्यूस करती है वेस्ट वाटर को, और इंप्रूव करती है सॉइल मॉइस्चर को, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी को भी अल्टीमेटली इंप्रूव करेंगे। और ये जो हमारा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजी जो प्रूव होती है। तो आपको पूछा सकता है क्लाइमेट रिजिलियंट वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रिसाइज इरिगेशन है, ठीक है, जिसमें आता है माइक्रो इरिगेशन, और दूसरा आता है आपका डीप इरिगेशन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ बात मेरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और एक कंपोनेंट जो होता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसे क्या करते हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए ही है तुम्हारा दोनों, मतलब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर किनको बोलते हैं, जो 2 हेक्टेयर से जिनके पास लैंड कम होती है, ठीक है, उन्हें स्मॉल, जो 1 हेक्टेयर से कम होता है उसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर, और 1 से 2 हेक्टेयर जिसके पास, उसे बोलते हैं मार्जिनल फार्मर, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, लगभग आपके 85% जो फार्मर्स हैं, मतलब 83% है डाटा उसे, 83% जो हमारे हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, ठीक है, लैंड होल्डिंग जो है। आगे देख लो, 55% जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के लिए। मतलब एक बात याद रखो, ये जो हमारा माइक्रो इरिगेशन फंड है ना, जब आप ड्रिप इरिगेशन लगाने जाओगे, क्या लगाने जाओगे, ड्रिप इरिगेशन, तो आपको लगभग मान लो 55% की सब्सिडी जो है माइक्रो इरिगेशन फंड के माध्यम से मिलेगी, जो कि नाबार्ड प्रोवाइड करता है। और 45% जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है टू इंस्टॉल माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। फार्मर रिसीव 45% फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इंस्टॉल। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका 45% है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट किसको मिलेगा, फार्मर को मिलेगा। मतलब कि वैसे नॉर्मल फार्मर को 45% मिलता है आपका नॉर्मल फार्मर को, ठीक है। और 55% जो दिया जाएगा ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को दिया जाएगा, ठीक है, मतलब सब्सिडी टाइप में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दिया जाएगा, ठीक है। यही है यहाँ पे, बाकी ये डाटा याद नहीं रखना, कितने ने लिया क्या लिया, ये सब इतना मत पढ़ो आप, ठीक है। ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि 2021 में हमारे इतने लोग थे, इतने लाख हेक्टेयर था माइक्रो इरिगेशन। अभी जो है आपका 11, एक डाटा याद रख लो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि अभी जो माइक्रो इरिगेशन का एरिया, देखो ये माइक्रो इरिगेशन की बात कर रहा है, तो माइक्रो इरिगेशन का एरिया कितना हो गया दोस्तों, 11.19 लाख हेक्टेयर हो गया है। कितना है, 11.9 लाख हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। बाकी ये सब याद नहीं करना है, ये याद रख लेना, 12 हेक्टेयर के आसपास आपका क्या है, माइक्रो इरिगेशन का एरिया है, ठीक है, राउंड फिगर में, ठीक है। तो ये हमारा हमने कवर किया है ड्रिप इरिगेशन, और साथ में हमने कवर किया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को।
मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप इससे क्वेश्चन आप जरूर देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। एक बात और मेरे को बताना दोस्तों कि ये जो हमारा माइक मैंने अभी चेंज किया है, आपने पिछली बार माइक की प्रॉब्लम को रेज किया था, तो माइक आपका वॉइस हमारी सही आ रही कि नहीं आ रही है, ये चीज़ आपको कमेंट में बताना है। दूसरा, मेरी पढ़ाने की जो टेक्निक है इसमें कोई चेंजेस करना है क्या, ठीक है, ये सब आप मेरे को कमेंट के माध्यम से इन्फॉर्म कर सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, हम उसका रिप्लाई जरूर आपको करेंगे। और आपको रिप्लाई करेंगे हम 10 बजे, ठीक है, 10 AM में आपको मैं रिप्लाई करूंगा जो भी आपके कमेंट्स होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। और ये फाइल जो हमने लिया PIB की साइट से ही लिया है, और मैं बता देना चाहता हूँ ये फाइल काफी डिटेल में है, ठीक है। और इतनी डिटेल में है कि आपको कहीं से भी इसको स्कीम को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इस स्कीम से अवश्य आते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है तो ये लॉन्च की गई थी 18 फरवरी 2016 में, ठीक है। तो 18 फरवरी 2016 ये डेट हमें याद रखना है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम की तरह पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की गई थी। और आपको क्या इसका एम होता है दोस्तों, इसका कुछ उद्देश्य था, और इसका उद्देश्य था आपका सिंपल, अफोर्डेबल एंड कम्प्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस सोल्यूशन। मतलब जो क्रॉप का आप इंश्योरेंस करते हैं, जो क्रॉप हमारी वेदर के खराब होने से और किसी भी प्रकार के आपके नेचुरल डिजास्टर से खराब हो जाती है, उसको हम एक सिंपल, अफोर्डेबल और कम्प्रहेंसिव तरीके से मतलब कि एक इंश्योरेंस सोल्यूशन के लिए की गई थी। तो आपको ये चीज यहाँ पे जो टर्म हाईलाइटेड इनको याद रखना है, ठीक है। ये जो स्कीम है प्रोटेक्ट करती है फार्मर को फ्रॉम द लॉस काज बाय द नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क। ऐसा नेचुरल रिस्क जो कि जिसका प्रिवेंशन नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर आपके यहाँ पे बाढ़ आ गई है या ड्रॉट आ गया आपको, ठीक है, या बाढ़ आ गई है आपके यहाँ पे, तो बाढ़ से जो फसल नुकसान होगी आप उसको नहीं बचा पाएंगे। तो ये इन इन जो मतलब नेचुरल रिस्क को कहते हैं नॉन प्रिवेंटेबल, जिनको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें आते हैं आपके ड्रॉट यानी सूखा, फ्लड यानी बाढ़, साइक्लोन हो गया आपका, हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि जो होती है, इसका पेस्ट अटैक यानी कि जो किसी प्रकार के रोग का, किसी प्रकार के कीट का अटैक होता है, एंड प्लांट डिजीज हो गया, अगर रोग लग जाता है फसल में तब हम मतलब कि इसका क्लेम ले सकते हैं, ठीक है। एक बात और यहाँ पे आपको समझना है दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, जो इसका जो मतलब आपका जो क्रॉप का जो कवरेज होता है ना, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कवर करती है क्रॉप को, एक प्री सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट तक करती है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि जो कवरेज होता है क्रॉप का कब होता है। हो सकता है आपको वहां पे लिखा मिले ऑप्शन में कि पोस्ट सोइंग लिखा मिल जाए, यानी कि सोइंग करने के बाद मिलता है क्लेम, या फसल जब पक के तैयार होती है उस दौरान मिलता है क्लेम, या फसल पकने से पहले मिलता है, या आपको लिख दिया जाएगा प्री सोइंग से लेके पोस्ट सोइंग तक पूरे मतलब कि टाइम में मिलता है। तो जब आपकी फसल की बीज बोने की तैयारी करने से के पहले से लेके और आपके फसल की कटने के बाद जो फसल आप सुखाते हैं मतलब खेत में, वहां तक आपको क्लेम मिलता है। आगे हम इस फाइल में ही देखेंगे डिटेल में। और डैमेज होता है ड्यूरिंग द स्टोरेज, अगर स्टोरेज के दौरान भी डैमेज अगर होता है, तो अगर गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया है कोई क्लैमिटी को कि बाढ़ से फसल नुकसान होने के चांसेस है जो स्टोर है, तो वहां पे भी आपको क्लेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद इसमें एक चीज और याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे आपका टाइमली फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलती है फार्मर को, क्योंकि अगर उसको पैसा मिल जाएगा, अगर उसकी फसल नुकसान है, तो अगली फसल को अच्छे से बो पाएगा, उसका रिस्क जो होता है वो मैनेज हो पाएगा, ठीक है। एंड अवॉइड हो जाता है यहाँ पे डेट को, मतलब मान लो किसान कहीं से कर्ज लिया है तो कर्ज को भी यहाँ पे किसान चुका सकता है अगर हमें क्लेम मिल जाता है फसल बीमा योजना के माध्यम से। तो इसका एक उद्देश्य है, एक प्रिंसिपल है इसका, दैट इज द वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम। यानी इस स्कीम में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर क्रॉप सीजन के लिए, जैसे खरीफ के लिए है एक फिक्स प्रीमियम मिलता है 2%, रबी के लिए आपको फिक्स प्रीमियम मिलता है जो कि 1.5% मिलता है। कोई एनुअल क्रॉप है या आपका मतलब कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप है अगर, तो वहां पे आपको 5% का प्रीमियम यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझा दिया हूँ। देन इसमें आप देख लो, इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी एंड फेयरनेस इन द प्रीमियम। ये जो यूनिफॉर्मिटी हमारी प्रीमियम में मेंटेन रहती है, फेयरनेस मतलब मेंटेन रहता है प्रीमियम में। और एक बात और समझ लीजिए कि इनकरेज करता है आपका फार्मर्स को इन इन्वेस्ट बेटर इन द सीड। अगर आपको पैसा दे दिया जाएगा तो आप अगली क्रॉप के लिए एक बेटर तरीके से अच्छे सीड के को आप लेंगे, जिससे यील्ड बढ़ पाएगी। इंप्रूव टेक्नोलॉजी को आप अपना पाएंगे, कोई आपका इम्प्लीमेंट है, कोई मशीन है आप ले पाएंगे। इसका सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को कर पाएंगे अगर उसके पास पैसा रहेगा। अगर हम प्रीमियम को प्रीमियम की वजह से अगर उसकी फसल नुकसान हो गई तो अगर हम उसको पैसा दे देते हैं तब। और हेल्प करेगा बिल्ड ए मोर सिक्योर फ्यूचर, क्योंकि आपकी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की डिमांड भी क्या होगी दोस्तों यहाँ पे बढ़ रही है। और अगर आप प्रॉपर अगर आपको फसल बीमा योजना के तहत अगर आपको पैसे मिल जाते हैं, यानी फार्मर को अगर पैसे मिल जाते हैं, तो मतलब कि फूड को अगली बार और अच्छे से ग्रो करेगा और उसको मतलब उगाने के लिए सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है।
ये डाटा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डाटा आपके कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना डाटा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी कोई डाटा नहीं पढ़ना है, आपका दिखा रहा है कि मतलब कितना कवरेज हुआ है। तो पहले जब 2014-15 में के पहले आपका 371 था और अभी ये 1500 के आसपास हो गया, तो आपको फिर भी आपको याद नहीं करना है डाटा को। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे एक बात यहाँ पे आपकी लिखी गई है कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है दोस्तों, ये रिस्ट्रक्चर्ड योजना है, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में क्या होता है दोस्तों, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में क्या होता है कि यहाँ पे वेदर इंडेक्स्ड बेस्ड स्कीम होती है, मतलब वेदर के इंडेक्स के बेस में जो रिस्क होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे मतलब कि जो मेथोडोलॉजी है उसका यूज किया जाता है फॉर द क्लेम टू द फार्मर, मतलब जो क्लेम सेटलमेंट करने के लिए फार्मर्स को यूज करते हैं इसका। नेक्स्ट आप देख लीजिए, लॉन्च की गई थी आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में, यहाँ पे भी लिखा गया है, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, लोगों ने देखा है इसको। इससे क्या होता है, आपका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इनहांस करती है ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को एंड टाइमली सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, यानी क्लेम वगैरह भी आपका टाइमली यहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट स्कीम है, क्योंकि आप देख पाते हैं कि हमने बीमा कराया है, अगर फसल नुकसान है तो आपको क्लेम देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई लुका छिपी नहीं होती है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल से होता है। अकाउंटेबिलिटी होती है, जो आपका ऑफिसर्स होता है, जो आपके सर्वेयर होते हैं, वो आपके लिए अकाउंटेबल होते हैं कि आपको क्लेम जो है मिले टाइमली। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। तो जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इट प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सपोर्ट टू द फार्मर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर फार्मर को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, तो क्या कर पाएगा, क्रॉप डैमेज, अगर क्रॉप डैमेज है तो अच्छे से क्या करेगा, उस इवेंट को, जो अनफोर्सिन इवेंट हुआ है जिसमें उसका नुकसान हुआ, उसको मतलब कि लेकर सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड जो आपका ऑब्जेक्टिव है इसका, स्टेबलाइज द इनकम, जो इनकम है उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है, मतलब इसकी इनकम में ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आपका इनकम मान लो सपोज दैट फार्मर की एक एकड़ से 35,000 रुपये आपकी आने वाली है अगर इनकम, तो हो सकता है अगर फसल नुकसान हो जाएगी तो भी इसको क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से पैसा इनको मिल जाएगा, ठीक है। एंड फार्मर एंड इंश्योर द कंटिन्यूअस फार्मिंग, जिससे वो कंटिन्यूअस फार्मिंग कर पाएगा। इसके बाद और क्या करता है, इंकरेज करता है फार्मर टू एडॉप्ट द मॉडर्न एंड इनोवेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो मॉडर्न और इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को भी ये मतलब एडॉप्ट करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, क्योंकि अगर हम पैसा दे देंगे, क्लेम सेटलमेंट कर देंगे फार्मर का, तो वो मतलब उससे कुछ इंप्लीमेंट खरीद पाएगा नेक्स्ट सीजन के लिए। साथ में इंश्योर करता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्रेडिट वर्दीनेस टू द फार्मर, ठीक है। मतलब क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब ये होता है दोस्तों, मतलब जो फार्मर है मतलब वो अपनी क्रेडिट को चुका पाएगा, मतलब जो लोन लिया है ना वो लोन को चुका पाएगा और उसको दोबारा फिर से केसीसी के माध्यम से कुछ पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड इन्हांस करेगा ग्रोथ, कॉम्पिटेटिवनेस एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के को प्रोटेक्ट करेगा फार्मर्स फ्रॉम द प्रोडक्शन रिस्क, मतलब प्रोडक्शन रिस्क को कम करके। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमारे कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बेनिफिट्स इसके देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें देखो अफोर्डेबल प्रीमियम है, मतलब वो प्रीमियम इतना रखा गया है जो कि आप दे सकते हैं, कोई भी किसान आपका मार्जिनल स्मॉल फार्मर भी दे सकता है। जैसे कितना होता है 2% आपका प्रीमियम यहाँ पे रखा गया है खरीफ के लिए, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। 1.5% रखा गया है रबी के लिए ऑयल सीड फूड दोनों के लिए, और 5% प्रीमियम रखा गया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। कितना रखा गया, 5%। अब जो बचा हुआ होता है 95 से 98.5%, इसको क्या करती है, जो मतलब एक्चुएरियल प्रीमियम जो होता है उसको मिला के, मतलब प्रीमियम आपका कितना दिया आपने 1.5% दिया, प्लस मान लो आपकी फसल का नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया तो आपका बचा कितना 98.5% आपका फिर बच गया। ये तो आपने जमा कराया था फार्मर ने, और ये क्या करती है, गवर्नमेंट देती है। कौन देती है, गवर्नमेंट देती है, जिसमें से 50% जो देती है कौन देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, और 50% देती है आपकी सेंटर गवर्नमेंट। ये चीज आपको याद रखना है नॉर्मल केस में। अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 90:10 का रेशियो ये देखने को मिल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना करती है, 90% करती है, और स्टेट करती है आपकी 10%। ये आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे वही एग्जाम्पल को समझाया गया है जो मैंने समझाया आपको अलग तरीके से, आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत भी नहीं है। अब देखो दूसरा आपका जो बेनिफिट मिलता है दैट इज द कम्प्रहेंसिव कवरेज, मतलब कम्प्रहेंसिव कवर करता है बहुत सारी, मतलब कि जो डिजास्टर हैं, बहुत सारे जो आपदाएं हैं उनको कवर कर लेता है। जैसे कि आपका नेचुरल डिजास्टर में आता है आपका फ्लड और ड्रॉट को, ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर, ठीक है। इसको याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। पेस्ट को, डिजीज को, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, मतलब इन सबको भी ये मतलब कि यहाँ पे कवर करता है कम्प्रहेंसिव तरीके से। लाइक हेल स्टॉर्म अगर हो जा रहा है, लैंडस्लाइड हो जा रही है, आपने फसल को खेत में डाल रखा है सुखाने के लिए, उस दौरान आपका
ओलावृष्टि हो गई अगर, तो यहाँ पे भी आपको कवरेज मिल जाएगा। ठीक है, इसका टाइमली कंपनसेशन, आपका जो कंपनसेशन है टाइमली मिलता है, मतलब आपका क्लेम सेटलमेंट टाइमली होता है, विद इन 2 मंथ आपका इसकी प्रोसेस हो जाती है। जिससे क्या करोगे आप, हार्वेस्ट टू इंश्योर दैट फार्मर गेट कम्प्रहेंसिव कंपनसेशन क्विकली, मतलब हार्वेस्ट के 2 महीने के अंदर अंदर क्या होता है, हार्वेस्ट करने के 2 महीने के अंदर अंदर क्या होता है, जो हार्वेस्टिंग टाइम होती है उसके 2 महीने के अंदर अंदर इसका जो सेटलमेंट हो जाता है, क्लेम का सेटलमेंट हो जाता है क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखो क्या बताया जा रहा है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन इम्प्लीमेंटेशन होता है, मतलब यहाँ पे सेटेलाइट इमेजिंग से आपको सर्वे कराया जा सकता है, ड्रोन के द्वारा सर्वे कराया जा सकता है, फसल नष्ट हुई है कि नहीं हुई है, कितनी हुई है, मोबाइल ऐप का यूज किया जा सकता है, जो कि प्रिसाइज एस्टिमेशन मतलब कि दे देगा ईल्ड लॉस का, मतलब प्रिसाइजली मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा, एंड इंश्योरिंग द एक्यूरेट क्लेम सेटलमेंट, साथ में आप जो क्लेम है जो आपका सेटलमेंट एक्यूरेटली हो पाएगा। देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो टेनेंट फार्मर्स जो हैं या शेयर कॉपर्स हैं उनको भी मतलब यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो ऑल फार्मर्स, मतलब यहाँ पे एक चीज याद रखना आपको कि सभी फार्मर्स जो है, ऑल फार्मर्स जो है यहाँ पे इंक्लूड है, चाहे वो स्मॉल है, मार्जिनल है, चाहे वो छोटे हैं किसान, चाहे वो बड़े किसान है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, इसको आपको याद रखना है यहाँ पे, 1 मिनट। ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पे कि सभी फार्मर्स के लिए जो हमारी स्कीम है मतलब कि ओपन है, चाहे वो टेनेंट फार्मर हो, चाहे शेयर फार्मर हो, चाहे कोई भी हो। दूसरा आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज द इंश्योर्ड क्रॉप, है ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, फार्मर मस्ट हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसकी रुचि होना चाहिए कि वो मतलब इंश्योरेंस कराने के लिए जा रहा है। ठीक है, दूसरा है ऑथेंटिकेटेड लैंड ओनरशिप होना चाहिए सर्टिफिकेट, आपका लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप टेनेंट हैं, अगर आप कोऑपरेटिव फार्मर है तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में आपका लैंड टेन्योर एग्रीमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, कितने साल के लिए आपने लैंड को लीज मिली, अगर आप लीज में खेती लेके काम कर रहे हैं तब। फार्मर जो होना चाहिए मस्ट कल्टीवर होना चाहिए या शेयर कॉपर होना चाहिए ऑन द इंश्योर्ड लैंड, मतलब उसके पास कुछ पर्टिकुलर लैंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई जमीन नहीं है और वो खेती कर रहा है, तो कुछ लैंड होना चाहिए। देन आपका क्या होता है, इंश्योरेंस कवरेज जो होता है आपका एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम में होता है, जो कि यूजुअली विद इन द 2 वीक्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ द सोइंग, यानी ये जो बात कहा जा रही है कि कही जा रही है कि आपकी सोइंग मान लो आपको करना है 15 जून को, तो आपको 1 जून को वहां पे आपको जाके इन्फॉर्म कर देना है, 2 वीक पहले आपको क्या करना है, ये जो इंश्योरेंस करना है क्रॉप का करा लेना है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि 2 वीक पहले ही इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि मतलब कि जो क्रॉप इंश्योरेंस होता है कब कराया जाता है, तो फसल के बोने के 2 वीक पहले या फसल बोने के पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसा ऑप्शन दे दिया फसल बोने के पहले, फसल बोने के बाद, हार्वेस्टिंग के टाइम, या हार्वेस्टिंग से पहले, या मतलब कि ओलावृष्टि के बाद या पहले, तो आपको पता होना चाहिए फसल लगाने के पहले पहले हमें मतलब 2 महीने पहले, 2 वीक पहले हमें इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, मतलब कि फार्मर मस्ट नॉट हैव द कंपनसेशन फ्रॉम द सेम क्रॉप लॉसेस ऑफ द एनी मीडियम या सोर्स, मतलब ये कह रहा है कि अगर आप मान लो आपकी क्रॉप है, आपने इसका जो इंश्योरेंस है ना कोई और कंपनी से ले रखा है, और भी कंपनी करती है प्राइवेट, और आप यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी ले रखा है, तो आपको फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं मिलेगी अगर आप यहाँ से सेटलमेंट करा लिए तो। ठीक है, तो यही बात कही जा रही है, तो आपको 2 जगह से नहीं लेना, बस यही कहा गया है। इसका देखो रिस्क कवरेज है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी दोस्तों, तो इसको आपका रिवीजन हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपकी पीआईबी की न्यूज है वो कवर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभी लाइन उठा के सीधे सीधे आपसे पूछ दिया जाता है वहाँ पे, तो क्या होता है, ईल्ड लॉसेस, स्टैंडिंग क्रॉप की रिस्क कवर करता है, ईल्ड लॉसेस, अगर आपकी ईल्ड लॉस हुई है, जो इंश्योरेंस क्रॉप है उसकी ईल्ड अगर लॉस हुई है, किसकी वजह से, नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क की वजह से, जैसे कि नेचुरल फायर हो गया, लाइटनिंग हो गया, स्टॉर्म हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, टॉर्नेडो हो गया, फ्लड हो गया, इनुंडेशन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, पेस्ट डिजीज या ड्रॉट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ से आपको ईल्ड लॉस जो होगी इसकी वजह से आपको उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। प्रिवेंटेड सोइंग, मतलब सोइंग को भी प्रिवेंट कर सकते हैं आप, मतलब ये बात जो ये पूरा जो है ना, इसको इसमें क्या कहना चाह रहा है कि आप सपोज दैट आपने मान लो आपको सोइंग करना है, ठीक है, अब सोइंग करना है पर आपका मौसम इतना खराब है, बार बार रेनफॉल इतनी ज्यादा हो रही है यहाँ पे कि आपको सोइंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, आप बीज बो ही नहीं पाए। ठीक है, और आपका टाइम जो है निकल गया है, तो इस कंडीशन में आपको जो आपने प्रीमियम जमा किया था, मतलब जो जो आपको क्लेम मिलना चाहिए टोटल, मान लो आपको टोटल क्लेम मिलना चाहिए 35,000 रुपए, ठीक है, लेकिन आपको क्लेम सिर्फ मिलेगा 25% क्लेम मिलेगा, सिर्फ कितना मिलेगा 25%, अगर आपका प्रिवेंटेड सोइंग कर रहे हो आप, प्रिवेंटेड सोइंग मतलब सोइंग को रोक दे रहे हो आप, उसके पहले अगर आपका बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, या मतलब कुछ पानी नहीं बरस रहा है बोने के लिए, दोनों कंडीशन हो सकती है, कोई मतलब ऐसा हजार्ड आ गया, कोई भी ऐसी आपदाएं आ गई अगर, ठीक है, तो 25% आपको सिर्फ क्लेम मिलेगा।
ठीक है। इस वक्त पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आपको देखो ये चीज़ याद रखना कि 14 दिन बाद तक आप क्लेम ले सकते हैं। मान लो आपने हार्वेस्टिंग किया, हार्वेस्टिंग के 14 दिन बाद तक आप यहाँ पे मैक्सिमम 14 दिन बाद तक क्लेम ले सकते हैं, उसके मतलब 14 दिन बाद के पहले तक। अगर 14 से 15वां दिन होता तो वहाँ का आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसका कारण ये है, लॉजिक ये है कि हार्वेस्टिंग के बाद आप क्या करते हो, आपको कट करके और यहाँ पे क्या करते हो, स्प्रेड करते हो, स्प्रेड कंडीशन करते हो ताकि ड्राई हो जाए, मॉइस्चर कम हो जाए। उस कंडीशन में अगर मान लो ओलावृष्टि हो गई है या आपका साइक्लोन आ गया है, ठीक है, या कुछ ऐसा रेनफॉल हो गई है, ठीक है, तो उस वजह से आपको जो मतलब लॉस होता है उसका आपको क्लेम यहाँ पे मिलता है। लोकलाइज्ड क्लैमिटीज होती हैं कुछ, जैसे कि आपका देखे होंगे कुछ एरिया में ज़्यादा मतलब कि हेल स्टॉर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ओलावृष्टि होती है, कुछ एरिया में लैंडस्लाइड टाइप की चीज़ें होती हैं, इनंडेशन इम्पैक्टिंग होता है, जैसे कि सेपरेटेड फार्मलैंड में, है ना। तो इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं आपकी लोकलाइज्ड हजार, तो उसका भी आपको सेटलमेंट यहाँ पे मिलने को रहेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे इसके तहत। तो इसमें एक था नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल बनाया गया था। एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप इनरोल कर सकता है फार्मर, डाटा शेयर कर सकता है अपना, मॉनिटरिंग कर सकता है, डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है आपका क्लेम अमाउंट टू द बैंक अकाउंट में। मतलब ये जो पोर्टल है ना, इसके माध्यम से मतलब कि तुम खुद जाके मतलब जो फार्मर है वो अपना क्या कराएगा, रजिस्ट्रेशन कर लेगा। इसका मॉनिटरिंग वगैरह भी इसी के माध्यम से होगी पोर्टल से। यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, जो अधिकारी आएंगे अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे। देन आपका क्या होगा कि बैंक अकाउंट में आपका क्लेम जो है ट्रांसफर हो जाएगा डीबीटी के माध्यम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। इसका बाद क्या होता है, डीजी क्लेम मॉडल एक बनाया गया था आपका, यहाँ पे भी आपका क्लेम सेटलमेंट होता है डीजी क्लेम मॉडल के द्वारा, जो कि करीब 2020 ऑनवर्ड शुरू किया गया था। इसको आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको याद रखना कि डीजी क्लेम मॉडल वगैरह किससे रिलेटेड, तो क्लेम है तो मतलब किससे हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड हो जाएगा। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक आपका, तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक बनाया गया था डिले क्लेम करने में। अगर मान लो डिले होता है क्लेम, खरीद 2024 से शुरू किया गया था, अगर क्लेम आपका डिले होता है, लेट होता है क्लेम, तो उस दौरान आपको 12% आपको पेनाल्टी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। मान लो आपको 35,000 रुपये आपका क्लेम मिलने वाला है, तो इसका 12% दोस्तों लगभग हो जाएगा, 35,000 का 12% कितना हो जाएगा, 3700 रुपये हो जाएगा लगभग। तो 3700 रुपये इसमें और ऐड हो जाएगा, 3.7 के इसमें और ऐड हो जाएगा, तो आपको टोटल मिल जाएगा, आ, इसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो टोटल मिल जाएगा जो भी आपको 35, 36, 37, 38, 39 पॉइंट समथिंग थाउजेंड मिल जाएगा आपको। यही बात कही जा रही है। एक चीज़ और याद रखना है, काम खरीद 2025 से एक मैंडेटरी स्टेट, मतलब स्टेट के लिए मैंडेटरी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों आपके लिए। तो 2025 खरीफ से मतलब पिछले सीजन से क्या किया है कि मैंडेटरी कर दिया फॉर द स्टेट टू ओपन द ESCROW अकाउंट, ये याद रखना, ESCROW अकाउंट यानी एस्क्रो अकाउंट जो है आपका। एस्क्रो अकाउंट क्या है आपका, एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड है। जो क्या करेगा, अकाउंट होगा एक एस्क्रो अकाउंट जो है, जो कि डिपॉजिट ऑफ देयर प्रीमियम शेयर इन एडवांस, मतलब अपना जो प्रीमियम शेयर है वो एडवांस में वहाँ पे डिपॉजिट किया जाएगा इसके माध्यम से, एस्क्रो एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी जो कि एक एफिशिएंट करने के लिए लाई गई थी, जैसे कि आपका यहाँ पे है CCE एग्री मोबाइल ऐप, ठीक है, यानी किसान क्रेडिट, सॉरी ये अलग चीज़ है, क्रॉप कवरेज ऐसे कुछ है, इसका फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको CCE एग्री मोबाइल ऐप याद रखना, ठीक है ना, जो कि NPCI ने शुरू किया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ था इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लो, क्रॉप इंश्योरेंस जो वीक है आपका, एक फसल बीमा शपथ आपको लेना होता है, मतलब वो टाइम चलता है, 2 साल में एक बार शुरू किया जाता है, ताकि आप फसल बीमा के दौरान आपको एक पाठशाला है, मतलब फसल बीमा पाठशाला के तहत चलाया जाता है, ताकि आपको यहाँ पे प्रशिक्षण वगैरह मिल जाए, और आप विलेज में यहाँ पे क्या होता है, एजुकेशन दिया जाता है उनको, मतलब कि बताया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इसीलिए इसको कहा गया है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ इसलिए क्यों कहा गया, मेरी पॉलिसी यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है मेरी पॉलिसी है, और मेरा हाथ मतलब मेरे द्वारा ही ये होता है। तो इसमें जो पोर्टल है, पोर्टल से आप खुद जाके रजिस्टर्ड शायद कर सकते हैं, इसीलिए कहा गया कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, जो रिलेटेड है किससे है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फार्मर इनरोल्ड अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थ्रू स्पेशल कैंप एंड ग्राम पंचायत या विलेज के द्वारा कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का आप याद रखना। एक यहाँ पे और चीज याद रखना, कृषि रक्षक पोर्टल जो है, ये भी आपका किससे रिलेटेड है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड है। इस बाद आपका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी होता है जो है 14 447, जो कि इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पढ़ लो, कुछ टेक्नोलॉजी है, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी का भी लेटेस्ट यूज हुआ है, जैसे कि आपका एक तो यस्टेक करके एक है आपका, यस्टेक याद रखना आपको। यस्टेक क्या होता है, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है।
तो ये STEC जो है किससे रिलेटेड है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है STEC में, ये रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो होता है तुम्हारा ग्रेजुअल माइग्रेशन टुवर्ड द रिमोट सेंसिंग बेस्ड क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, मतलब रिमोट सेंसिंग के बेस में क्या करता है, क्रॉप की यील्ड का एस्टिमेशन कर लेता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है यहाँ पे। इसका एम होता है आपका फेयर एंड एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द क्रॉप यील्ड, मतलब एकदम फेयर और कितना मतलब लॉस हुआ वही आपका मेजरमेंट करेगा। ये STEC एक जो आपका सॉफ्टवेयर टाइप का टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एक विंड्स टेक्नोलॉजी है आपकी। विंड का मतलब होता है तुम्हारा वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम। और ये भी क्या होता है तुम्हारा, इसमें इसके तहत क्या होता है कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाते हैं, AWS यानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाते हैं, और ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाते हैं इसमें, जो कि क्या करेगा आपका ये जो डाटा है आपका करंट नेटवर्क 5 में चलता है, और ये डाटा जो है आपका डायरेक्टली क्या करेगा, STEC कंपनी को प्रोवाइड करेगा। STEC जो टेक्नोलॉजी है इसको प्रोवाइड करेगा। और साथ में अदर भी जो चीजें हैं, जैसे ड्रॉट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ टीम रहती है डिस्ट्रिक्ट में, एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द इम्प्रूव पैरामेट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब सिंपल चीज है कि जो आपका विंड्स, इसको याद रखना विंड्स को यहाँ पे दोस्तों, ये जो विंड्स है आपका वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम होता है, जो क्या करता है, जिसमें आपको मतलब कि गांव-गांव में क्या होते हैं, ऑब्जर्वेटरी लगाई जाती है, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लगाई जाती है, जिसमें दो चीजें होती है, एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होते हैं और साथ में एक ऑटोमेटिक रेन गेज लगाया जाता है जो लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो है डाटा सीधा सीधा किसको प्रोवाइड करता है, STEC जो है आपका इसको प्रोवाइड करता है, ताकि ये एस्टिमेट कर देता है कितना यील्ड लॉस हुआ होगा। और दूसरी चीज आपको और दूसरे भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चीजें होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो चीजें होती है उनको भी डाटा देता है, ताकि आप प्रॉपर मतलब कि डिजास्टर को मैनेज कर पाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप हमने देखा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या होती है। ठीक है, बाकी ये स्टेप दी हुई है, स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, फार्मर्स के लिए, पर आप अगर चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कंप्लीट हो गई योजना हमारी। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ यहाँ पे आपको। कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखना आप मेरी। एक तो यह है कि आप जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, बेसिक बुक, ठीक है, जैसे कि आपने अमराफुंडा पढ़ रहे होंगे या मालवा की बुक पढ़ रहे होंगे, तो आप इसको जरूर पढ़ते रहना। वो जो बेसिक चीजें हैं आपकी सिलेबस ओरिएंटेड, ठीक है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे, आपको वहां पे फोकस करना है। रही बात आपकी स्कीम की, तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से स्कीम कवर करा दूंगा। ठीक है, दो स्कीम करके मैं कवर कराऊंगा, क्योंकि लेंदी हो जाएगा वीडियो। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है आपकी कि आप जो है ना अभी ये टेस्ट सीरीज वगैरह को लेके जो आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, घबराने लगते हैं, तो इसको लेके बिल्कुल चिंता ना करें। वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी आपके बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को ध्यान ना दें, आप अपने सीखने में ध्यान दें। आप अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको लगता है कि क्वेश्चन हमें सीखना चाहिए, तो वहाँ पे आप सीख लें, आप वहाँ पे सीख के आगे निकल जाए। आप उसको सोचे नहीं कि हमारे कम नंबर आ रहे हैं। एक बात और बता रहा हूँ, लास्ट ईयर क्या होता हमारा, लास्ट ईयर पेपर जो था आपका, पेपर डिफिकल्ट आया था। ठीक है, मतलब टफ आया था। लेकिन क्या जरूरी है कि इस साल 2025 में जो टफ आया था पेपर, जरूरी थोड़ा कि इस साल 2026 में भी टफ आएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं जब 26 में टफ आएगा, तो आपको आराम से बेसिक चीजें भी पढ़ना है और आपको जो एडवांस चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ना है। आपको ये मान के जाना है कि पेपर इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा आपको